Hey, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss like how you gonna configure your Spark environment and how you gonna connect your Spark environment to Amazon AWS S3. So let's get started, and I will tell you all kind of prerequisites and what kind of challenges I have faced, because this question has been asked in many of the data engineering interviews. Like they just want to know like whether you have worked in the cloud environment or not. Okay, so let me tell you the ideal approach you should follow. तो मैं सपोज कर रहा हूं कि आपके पास स्पार्क इन्वायरमेंट रेडी है, ठीक है, लाइक यू हैव इंस्टॉल्ड स्पार्क इन योर लोकल इन्वायरमेंट. अगर नहीं है तो आप ये दो चीज कर सकते हो. पहला चीज ये है कि आप जावा इंस्टॉल करो, ठीक है, बिकॉज आप मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि ये जावा पे बेस्ड, ठीक है, स्पार्क क्योंकि जेवीएम पे रन होता है तो जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको. जावा इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे, स्पार्क इंस्टॉल करोगे, ठीक है, और कंपेटेबिलिटी देख लेना कि स्पेसिफिक वर्जन के लिए ही स्पेसिफिक जावा का जो वर्जन होगा उसके बेस्ड पे स्पार्क का वर्जन होता है, तो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है. तो आई होप कि आप इतना काम करके रखोगे. सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जब ये आपके पास है, स्पार्क इन्वायरमेंट रेडी है, ठीक है, इसमें आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करना होता है. आप पाथ में जाके जावा का और स्पार्क का आप पाथ, एक तो पाथ वेरिएबल होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल में, उसमें अपन ऐड कर दोगे और इसके साथ साथ आपको जावा होम भी सेट करना होगा, ठीक है. तब आगे चलते हैं. तो मेन कहानी यहाँ से चालू होता है कि आपके पास स्पार्क इन्वायरमेंट है, तब आप क्या करोगे. तो इसके लिए प्री रिक्विजिट है, अगर आपको स्पार्क इन्वायरमेंट है और आप चाहते हो कि AWS से कनेक्ट करें, ठीक है, तो आपको दो जार इंस्टॉल करना होगा. एक का नाम होता है Hadoop AWS. आई विल शो बोथ ऑफ द जार 1 एंड जार 2. दूसरा है AWS SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. तो लेट मी शो यू ये दो जार कैसा दिखता है. इसको अपन बोलते हैं मैवन रेपो, ठीक है. मैवन रेपोजिटरी से अपन क्या करेंगे, AWS SDK उठा लेंगे जिसका स्पेसिफिक वर्जन देख रहे हो आप 1.11.1026 है, और Hadoop AWS भी अपन उठाएंगे, Hadoop AWS 3.3.4. तो ये स्पेसिफिक वर्जन है और ये बहुत स्टेबल वर्जन है, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो. मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. तो ये दो जार जो है ना, इवेंचुअली ये क्या कर रहा है कि दो जार इवेंचुअली आपके लोकल जो सेटअप है आपका उसको कनेक्ट करता है AWS के साथ, ठीक है. आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है. अब चलते हैं कि एक और बात बतानी है आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपने देखा होगा कि आपने स्पार्क का एप्लीकेशन बनाया app.py, आपने कुछ कोड लिखा है. आप अगर इसको पाइथन के साथ चलाओगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है. इसके लिए स्पेसिफिक हमको स्पार्क सबमिट कमांड लिखना होता है, ठीक है. स्पार्क सबमिट देन हाइफन हाइफन नंबर ऑफ कोर्स डालते हैं और नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स डालते हैं. तो ये जो स्पार्क सबमिट कमांड है वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. फिर उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा. तो आई होप ये स्क्रीन विजिबल होगा. तो यू कैन सी लाइक स्पार्क सबमिट हाइफन हाइफन मास्टर आई हैव रिटन ड्राइवर मेमोरी एग्जीक्यूटर मेमोरी. तो ये आपको पास करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है, कि आप कितना कोड यूज कर रहे हो, आप कितना सफल पार्टीशन यूज कर रहे हो. तो लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक ईच ऑफ द कंपोनेंट, ओके. तो मास्टर का मतलब है कि आपका रिसोर्स मैनेजर कहाँ है, ठीक है. रिसोर्स मैनेजर मेरा लोकल है, लोकल सेटअप है, तो मैंने लोकल दिया हूँ, ठीक है. और यहाँ 6 का मतलब है कि आप 6 कोड का इस्तेमाल करते हो. अगर मैं चाहूँ तो इसको, जब आप देखोगे कहीं कहीं स्टार लिखा हुआ है, स्टार मीन्स ऑल होता है जनरली,
तो ऑल कोर्स का ये इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है, ये जो रिसोर्स मैनेजर है। अदरवाइज आप यहाँ डाल सकते हो 6 कोर, ठीक। और ड्राइवर मेमोरी यहाँ कितना है 6 GB, जी स्टैंड फॉर जीबी, यहाँ अगर एम लिखूंगा तो एम स्टैंड फॉर एमबी, ठीक है। तो अब ड्राइवर को मैं 6 GB मेमोरी दे रहा हूँ, एग्जीक्यूटर को 6 GB मेमोरी दे रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि स्पार्क में क्या होता है, एक ड्राइवर होता है और एग्जीक्यूटर्स होते हैं। लेट मी शो यू द master and slave architecture, this one. So one will be the driver, okay, and that will coordinate all worker nodes. Inside each worker node we have certain executors, right? ये क्लाइंट और क्लस्टर मोड है क्या? डिप्लॉय मोड जो होता है हमारे पास, वो एक तो या तो क्लाइंट होता है या तो क्लस्टर होता है। जब आपका एप्लीकेशन ये क्लाइंट मशीन आपको सेंड करता है स्पार्क को, ठीक है, तब अपन बोलते हैं क्लाइंट मोड। अगर आपका जो मशीन है जहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन रिटर्न है वो अगर इसी आर्किटेक्चर में से, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में से कोई एक नोड में है, जैसे इस नोड पे अगर हमारा एप्लीकेशन रिटर्न है, जिसको अपन बोलते हैं क्लस्टर मोड, ठीक है, तो ये भी अपन डिस्कस करते हैं। तो आपको मास्टर का मतलब समझ में आया? मास्टर का मतलब है कि आपका क्लस्टर मैनेजर किधर है, ड्राइवर को मेमोरी आप यहाँ दे रहे हो, क्योंकि ड्राइवर पहले इंस्टॉल होता है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो, ठीक है। एग्जीक्यूटर को कितना मेमोरी आप दे रहे हो, आप कोर्स कितना दे रहे हो एक एग्जीक्यूटर को, ठीक है, और सफल पार्टीशन, और इसके साथ साथ आप हाइफन जार हाइफन फाइल्स करके आप प्रोवाइड करते हो सारे फाइल्स और सारे जार्स को। तो जार जो है ना, मैंने देखो अपने लोकल में इंस्टॉल किया हूँ, ठीक है, जो आपको बताया था जावा एसडीके और हडूप एडब्ल्यूएस, तो इसका पाथ जो है मैंने दे दिया है। और इसके साथ एक क्वेश्चन ये है कि जब आप पाथ देते हो तो इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर कॉमा। और तो आप जब भी स्पार्क सबमिट लिखते हो ना, वेट लेट मी शो यू, आप स्पार्क सबमिट लिखें, ठीक है, हाइफन मास्टर लिखें। मास्टर का मतलब लोकल आपका है या फिर यार्न है या कोई मेसोस है। लोकल है तो यहाँ लोकल दिए, यार्न और मेसोस अगर आपका होता क्लस्टर मैनेजर तो आपको पूरा पाथ देना होता, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स डालोगे आप, फिर एग्जीक्यूटर मेमोरी होगा, ठीक है, 8 GB में डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर ड्राइवर मेमोरी होगा, ड्राइवर नोड को कहाँ कितना आप मेमोरी देना चाहते हो, ठीक है। हाइफन जार्स में आपको दोनों जार ये प्रोवाइड करना होगा, और फिर आप एक्स्ट्रा जो फाइल्स अगर आपको होगा, अगर यामल या कोई कॉन्फ़िग फाइल देना है तो हाइफन फाइल्स में आप फाइल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, और लास्ट में आपका ये होगा app.py, ठीक है। अब ये आपको पहले बनाना होगा। अब ये आप पहले कैसे बनाओगे, तो आपको अपने सिस्टम का देखना होगा कि कितना मेमोरी अवेलेबल है और कितना कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आपको कमांड मतलब दिखा रहा हूँ कि कैसे अपन कंप्यूट कर सकते हैं। देखो ये एक विंडोज का कमांड है। तो आप ये आपको बता रहा है कि आपके पास 4 कोर्स है और 8 लॉजिकल प्रोसेसर है। लॉजिकल प्रोसेसर का मतलब है 8 टोटल थ्रेड हुआ, ठीक है। थ्रेड ही वर्क करता है इंटायरली, तो एक कोर में 2 थ्रेड है पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब इस तरीके से आपको पता चले कि अच्छा हमारे पास 8 थ्रेड अवेलेबल है और 4 कोर अवेलेबल है, ठीक है। फिर आप इसी तरीके से मेमोरी की अभी आप जीबी में निकाल सकते हो कि 8 GB मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। तो जब आपको पता चल गया है कि हमारे पास 8 GB का रैम अवेलेबल है और हमारे पास 4 CPU कोर्स अवेलेबल है, मतलब 8 थ्रेड अवेलेबल है, तो आप उसी के हिसाब से ड्राइवर एग्जीक्यूटर को मेमोरी आप दो। मोस्टली 75% आप मेमोरी एलोकेट करो, फुल मेमोरी आप एलोकेट मत करो, ठीक है, क्योंकि बाकी प्रोसेस के लिए भी मेमोरी और CPU चाहिए होगा। तो बेस्ड ऑन योर CPU एंड रैम यू कैन कन्फिगर दिस वन। तो आपने समझा कैसे कन्फिगर करना है। आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आप इंस्टॉल करोगे जार फाइल तो आपको फिर यहाँ पे वो जार फाइल आपको कहाँ रखना है, स्पार्क जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है, जैसे मैंने स्पार्क यहाँ इंस्टॉल किया है, मैं दिखा रहा हूँ।
सी स्पार्क है, इस स्पार्क के अंदर जार्स अवेलेबल होता है, इस जार में मैंने दोनों फाइल को रखा है, दोनों जार को रखा है, ठीक है। तो ये आपने समझा। और दूसरा ये भी है कि आप क्या करोगे, अब स्पार्क के बहुत सारे लॉग्स होते हैं, ठीक है, अननेसेसरी लॉग्स होते हैं, तो उसको अपन को अगर सप्रेस करना है ना, तो आपको क्या करेगा, आपको करना होगा एक कॉन्फ के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको एक ये प्रॉपर्टीज नाम का एक फाइल बनाना होगा, ठीक है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टीज नाम का फाइल बनाया है, ये log4j2, ठीक है। ये कैसा दिखता है मैं दिखा रहा हूँ। इससे होगा क्या, आप लॉगिंग को सेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो स्पार्क का लॉग्स है ना वो सप्रेस हो जाएगा, तो एडिशनल लॉग्स अपने को नहीं दिखेगा, मतलब जितना हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ एक बात। तो यहाँ तक क्लियर है आई गेस। तो मैंने देखा हाइफन हाइफन कॉन्फ़िगरेशन में आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, जैसे कोर्स कितना है या फिर सफल पार्टीशन कितना है, ठीक है। ये आपको कॉन्फ़िगर पहले बिफोर हैंड करना होगा आपको, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो। यहाँ पे डिप्लॉय मोड भी आप ऐड कर सकते हो, आइदर यू आर डिप्लॉइंग इन क्लाइंट और क्लस्टर मोड, ओके। सो आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग ऑल दिस, आफ्टर सीइंग ऑल योर मेमोरी, योर executor, like your RAM, based on you have configured your Spark environment, you have passed your configurations file, you have passed like all kind of jars, then we shall move forward with another step, okay। तो अब क्या आता है, यहाँ तक क्लियर है। मैवर रेपो से हमने कर लिया, सारा कुछ कर लिया, ठीक होता है। तो कंसोल पे जाओ आप, ठीक है, और साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल, ठीक है। मैं पहले से रखा हुआ हूँ तो आप पहले अपने रूट यूजर में जाओ, और साइन इन कर दो, ठीक है। अब देखना मैं आपको दिखाता हूँ। जो प्रोसेस ये है कि पहले आप IAM पे जाओ, एक यूजर क्रिएट करो। लेट मी शो यू, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन यूजर, बट ठीक है, आपको मैं एक और यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये ऑलरेडी ऋषभ झा के नाम से एक यूजर मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ एक यूजर कैसे क्रिएट किया जाता है। IAM यूजर, आप कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर एक यूजर ही है, ग्रुप नहीं है, तो मैं यूजर को क्या करूंगा, पॉलिसी अटैच करूंगा कि भाई इस यूजर को क्या क्या एक्सेस दिया जाएगा। तो चूंकि हम लोग को S3 से कनेक्ट करना है, तो S3 में रीड राइट दोनों करना है, तो मैंने क्या कर सकता हूँ, मैं S3 को फुल एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है, इस यूजर को, कि वो S3 से कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, रीड राइट दोनों, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, सीक्रेट टाइप करोगे, सीक्रेट मैनेजर का भी एक्सेस हमको चाहिए होगा, ठीक है। तो सीक्रेट मैनेजर रीड राइट कर दोगे, ठीक है। तो जब आप ये दो पॉलिसी हमने अटैच कर दिया इस यूजर को, ठीक है, तो जब आप क्रिएट यूजर करोगे ना, तो ये यूजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं फिर से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यूजर क्रिएट करने के बाद कैसा दिखता है मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से दिखेगा। तो हमारे पास यूजर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक्सेस की यहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो जब आप कोई भी IAM यूजर बनाओगे, उस टाइम ही आपको एक्सेस की यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट एक्सेस की आप देख रहे हो, यहाँ से क्रिएट एक्सेस की करोगे, उसके बाद आपको अदर में जाना है, और जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक्सेस की क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे एक्सेस की क्रिएट हो गया, और ये हमारा सीक्रेट आईडी होता है, ये सीक्रेट आईडी होता है, ये एक्सेस की होता है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो हमने देखा कि हमने AWS IAM में इंटर किया एज ए रूट यूजर, ठीक है। एक
आई एम यूजर बनाऊंगा। यूजर बनाते टाइम अपने को मैंने देखा कि एक्सेस की मिलता है और एक सीक्रेट आईडी मिलता है, ठीक है। यहाँ आप देख लो इससे, ये सीक्रेट आईडी इसी को बोलते हैं, पर इसको एक्सेस की बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये आप डाउनलोड कर लोगे ना, जब ये डाउनलोड कर लोगे तब क्या करना है मैं फिर बताता हूँ आपको। तब आपको पहले अपने लोकल मशीन को कॉन्फ़िगर करना होता है। कॉन्फ़िगर करना होता है जैसे मैं बता रहा हूँ। AWS कॉन्फ़िगर क्यों करना होता है? क्योंकि इवेंचुअली आप क्या करोगे, बोटो 3 का यूज करके आप कनेक्ट करते हो AWS को, ठीक है। तो जब आप सीक्रेट मैनेजर या किसी से कनेक्ट करोगे तो आपके पास इवेंचुअली एक यूजर आईडी और पासवर्ड तो होना चाहिए। तो इस वजह से बाय डिफॉल्ट हमको एक यूजर आईडी पासवर्ड मतलब ये रखना पड़ेगा, जो किसी भी पर्टिकुलर आईएम यूजर का या फिर रूट यूजर का आपको रखना पड़ेगा। रूट यूजर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसके पास सारा परमिशन होता है। तो आपने एक आईएम रोल बनाया और फिर आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे। एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर मींस लोकल एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करोगे कि भाई ठीक है, जार से तो कनेक्ट कर लिए, पर किस पर्टिकुलर रीजन में हमारा अकाउंट है, वो अकाउंट का क्या क्रेडेंशियल है, ठीक है। तो अकाउंट के पास दो क्रेडेंशियल होता है, एक्सेस की और एक सीक्रेट की। तो आप ये डालोगे, ये फिर सीक्रेट की भी डालोगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये हो गया अपना एक्सेस की, और फिर अपना क्या हो गया, यहाँ से जाओ आप सीक्रेट की उठाओ और सीक्रेट की पेस्ट कर दो, ठीक है। और हमारा जो डिफॉल्ट रीजन है वो, अब देखो यहाँ पे अपने अकाउंट में जाओ, मैंने रीजन मुंबई सेलेक्ट किया है, विच इज नोन एज एपी साउथ 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिफॉल्ट रीजन हमारा एपी साउथ 1 है, ठीक है। तो इसको या तो रीजन डाल देना है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और जो आउटपुट होगा, आउटपुट का मतलब है जब आप कुछ भी कोड लिख रहे हो तो जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, टेबल में आएगा या जेसन फॉर्मेट में आएगा। तो मैं भी डिफॉल्ट टेबल होता है, मैं टेबल ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका कनेक्ट हो गया। अब कैसे आप चेक करोगे, देखो AWS S3 ls करो, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरे पास एक बकेट है, ठीक है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग रोल डिफाइन करते हैं, और की और आईडी जो है हमारा वो अपन आईएम रोल से बनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको फिर अपने को क्या करना है, सीक्रेट मैनेजर जो है ना, सीक्रेट मैनेजर का एक्सेस चाहिए इस यूजर को, इस आईएम यूजर के पास दोनों का एक्सेस होना चाहिए, जो मैंने दिखाया था, सीक्रेट मैनेजर का और फिर S3 का, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो आईडी पासवर्ड हम लोग डाउनलोड किए, ये इसको डाउनलोड नहीं करना होता है, ठीक है। या फिर कोई लोकल इन्वायरमेंट में अपने को सेटअप नहीं करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्रेडेंशियल है ना, तो आप ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते हो या फिर हार्ड कोड नहीं कर सकते हो। तो इसका बेटर ये तरीका है कि आप सीक्रेट मैनेजर में इसको सीक्रेट मैनेजर में अपलोड कर दो, ठीक है। और सीक्रेट मैनेजर में अपलोड करने के बाद हम लोग बोटो 3 से इसको अपन डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो देखो अब बोटो 3 यहाँ पिक्चर में आता है कि बोटो 3 का काम क्या है कि एस मतलब बोटो 3 क्या है, पाइथन का एसडीके है, जो आपको AWS के डिफरेंट सर्विसेज से इंटरेक्ट करने का आपको एक वे देता है। तो व्हाट इज बोटो 3? इफ someone will ask you, you will say boto 3 is a python sdk via which we can able to access any kind of AWS services, ठीक है। जैसे हम इस S3 से भी कर रहे हैं, उससे ही पहले आपको सीक्रेट मैनेजर का एक क्लाइंट बनाना होगा कि सीक्रेट मैनेजर के पास हमने की और वैल्यू रख दी है, ठीक है, की और एक्सेस की और सीक्रेट आईडी, ठीक है। और उसके बाद उससे अपन क्या करेंगे, जेसन डॉट लोड करेंगे, मीन्स डिक्शनरी बनाएंगे, और डिक्शनरी बनाने के बाद आपके पास एक्सेस आ गया और सीक्रेट की आ गया, ठीक है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। अब सीक्रेट मैनेजर से करने के बाद, सीक्रेट आईडी लेने के बाद आपके पास कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे
जैसे ये आप ऐड करोगे कॉन्फ़िग में, ठीक है, कॉन्फ़िग में ये ऐड करोगे, उसके बाद आपको एंड पॉइंट ऐड करना होता है कि किस रीजन में हमारा बकेट, ठीक है, किस रीजन में बकेट, जैसे यहाँ पे देख लो S3 AP साउथ ये करके, ठीक है, आपको एंड पॉइंट देना होगा। उसके बाद आपको एक्सेस की और सीक्रेट की यहाँ प्रोवाइड करना होगा डॉट कॉन्फ़िग के तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आपको डॉट कॉन्फ़िग में आपको ये सारा पास करना होगा कि आपका एंड पॉइंट कौन सा है, आपको ये एक S3 फाइल सिस्टम को आप एक्सेस करने जा रहे हो तो आपको ये ऐड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्रेडेंशियल यहाँ डालना होगा इस तरीके से डॉट कॉन्फ़िग में एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पार्क ऑब्जेक्ट। नहीं तो एक दूसरा ये भी तरीका है कि आप स्पार्क सबमिट में ही ये सब हाइफन हाइफन कॉन्फ़िग में आप पास कर सकते हो। तो ये करने के बाद जो है ना आप रेडी होते हो स्पार्क मतलब S3 से रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हो। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये था एक्चुअल में प्रोसेस, ये कई इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो इट्स नॉट जस्ट कि बोटो 3 है, आपको IAM यूजर बनाना होता है, ठीक है। IAM यूजर के बाद आपको सीक्रेट्स आपको मिलेगा, मीन्स इस यूजर का क्रेडेंशियल, ठीक है, इसको कभी भी लोकल इन्वायरमेंट में या ऑपरेटिंग सिस्टम में एज ए इन्वायरमेंट की नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इस की को अपन क्या करते हैं सीक्रेट मैनेजर में डाल देते हैं, सीक्रेट मैनेजर में डाल देते हैं। फिर इसको बोटो 3 की मदद से ना, बोटो 3 की मदद से हम इसको क्या करते हैं डाउनलोड करते हैं एज ए पाइथन डिक्शनरी। यहाँ से अपन उठा लेते हैं एक्सेस की और सीक्रेट आईडी, और इसको जो है स्पार्क बनते टाइम में कॉन्फ़िग में अपने को ये पास करना होता है एक्सेस की, ठीक। फिर डॉट कॉन्फ़िग सीक्रेट की, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था कॉन्फ़िग में अपने को पास करना होता है कि हम लोग S3 से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद अपन आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा एक दो और चीजें मैं वो ऐड ऑन कर दे रहा हूँ कि आपने शायद आप गौर किए नहीं होंगे। यहाँ पे देखना आप, जब मैं पाथ दे रहा हूँ तो S3A करके दे रहा हूँ, S3 करके नहीं दे रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। पहले जो था ना, पहले S3 हाइफन हाइफन, आपको पता हो कि S3 का पाथ कैसा होता है, S3 हाइफन हाइफन बकेट नेम एंड देन प्रीफिक्स। तो पहले ऐसा काम चल जाता था, ठीक है। पर इसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे कि अगर आपको रीड करना है 5 TB से बड़ा साइज, आप रीड नहीं कर पाओगे। आप मल्टी पार्ट लोड अगर करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। मल्टी पार्ट लोड क्या होता है कि जैसे मान लो एक बड़ा सा 10 TB का फाइल है, आप इसको S3 पे डाल रहे हो, ठीक है। तो इतने बड़े फाइल को अब S3 में डालोगे, बहुत टाइम लगेगा। अगर नेटवर्क या कोई बैंडविड्थ का कमी आया तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टी पार्ट लोड। तो इससे अच्छा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको पार्टीशन, बहुत सारे पार्टीशंस कर देते हैं, और पैरेलली हम क्या करते हैं S3 बकेट में डालते हैं, क्योंकि S3 में कंकरेंसी होता है। आप 3500 रीड या राइट रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, ध्यान नहीं है, पर 3500 राइट रिक्वेस्ट आप एक साथ कर सकते हो। तो उस कंकरेंसी का फायदा उठाने के लिए अपन क्या करते हैं मल्टी पार्ट लोडिंग करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये इसमें नहीं था पहले S3 वाले पाथ में, ठीक है। और एक होता है जब आप बड़े फाइल को रीड करते हो ना, तो आप अगर इतने बड़े फाइल है तो हो सकता है कि अगर आप रीड करोगे तो आपको आउट ऑफ मेमोरी इशू आ सकता है, ठीक है, या फिर बहुत टाइम लगेगा। तो मल्टी थ्रेडिंग का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाइट रेंज रीड, ठीक है। बाइट रेंज रीड का मतलब है जब बहुत बड़ा फाइल है तो आप एक सेगमेंट्स ऑफ इसका ब्लॉक का एक सेगमेंट उठाओगे और उसके बाद पैरेलली आप रीड करोगे। तो S3 के पास पहले जो S3 अपन लिखते थे ना, इसमें ये सब पैरेललिज्म नहीं था, ठीक है। इसको इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं इस इसका यूज करते हैं, इस फाइल एक्सटेंशन का, ठीक है।
यूआरआई जो होगा ना आपका, उसमें देखना आप ए अटैच्ड होगा, तो वो आपका एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है आज की डेट में जो हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें बाइट रेंज रीड है, फिर मल्टी पार्ट अपलोड है, ठीक है। तो ये सब आपका फंक्शनैलिटी एड ऑन हो जाता है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये था हमारा। तो मैं फिर से आपको बता दूं, आपको रिकैप कर दूं कि एक्चुअल में कैसे होता है। आप 2 जार फाइल डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिर IAM बनाओ, IAM से पासवर्ड जो आपका है, सीक्रेट की और एक्सेस की, वो क्या करो, डाउनलोड करो और फिर इसको भेज दो सीक्रेट मैनेजर में, ठीक है। उससे ही पहले आपको AWS कॉन्फ़िगर करना है आपको लोकल में, ठीक है। AWS कॉन्फ़िगर करोगे, उसमें आपको रीजन देना पड़ेगा, उसमें आपको सीक्रेट की देना होगा, उसमें आपको आउटपुट का टाइप देना होगा, इधर टेबल में आप आउटपुट ले रहे हो या जेसन में ले रहे हो। जब आप लोकल कॉन्फ़िगर कर लोगे, उसके बाद स्पार्क सबमिट जब आप करोगे, हाइफन हाइफन जार में ये दोनों जार पास कर दोगे, हाइफन हाइफन कॉन्फ़िग में आप क्या करोगे, एक प्रॉपर्टीज नाम का सेट कर दोगे टू सप्रेस द लॉग्स, हाइफन हाइफन कॉन्फ़िग में आपको एग्जीक्यूटर मेमोरी देना है, आपको ड्राइवर मेमोरी देना है, ठीक है। हाइफन हाइफन डिप्लॉय मोड देना है आपको, आइदर यू आर यूजिंग क्लाइंट और क्लस्टर। आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है, अगर वो कोई लोकल मशीन से जा रहा है स्पार्क में, आपका जो एप्लीकेशन है अगर वो लोकल मशीन से जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्लाइंट मोड। अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो किसी क्लस्टर के ही किसी पर्टिकुलर नोड में है तो उसको बोलते हैं क्लस्टर नोड, ठीक है। तो आगे से यहाँ तक क्लियर होगा। सो whenever you are facing this kind of question like how you gonna configure, you should not tell in a straight way, okay, I will install the Boto 3 and it will directly connect with S3 and read all those required files. It's not work like that. There are a lot of jargons involved. So please do watch this video, do like, share and subscribe, and so that it will motivate me to to upload all these qualities videos for you. तो किसी भी चीज के डेप्थ में जाइए और समझिए एक एक चीज के कंसेप्ट को, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।